बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में रस्म बात करते हैं। पाकिस्तान में 17 दिन बाद यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल में जन्म ले रही है। पहले थोड़ा सा इसका एक क्विकली एक ज़रा बैकग्राउंड में डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़ाहिर है रियासत जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा है, हम उस हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तकरीबन 4 मिलियन के करीब इसकी आबादी है, 40 लाख के आसपास। शहर तालीम यहाँ का तकरीबन 65% है, अच्छा खासा अबव एवरेज है हमारे दीगर इलाकों की निस्बत। और हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब कश्मीर जो है वो एक जन्नत नज़ीर है और वादी ये वादी जन्नत की तरह है। तो जो मुग़ल शहनशाह है ज़हीरुद्दीन बाबर, उसने इस खित्ते के बारे में कहा था कि खित्ता ज़मीन पर जन्नत है। बहरहाल अब ये कि कश्मीर में इलेक्शंस का मार्का लग गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ भी सबसे पहले पहुँच गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा भी पहुँच गई हैं। मरियम बीबी और शहबाज साहब दोनों को आना था, लेकिन फिर 11th आवर पे प्लान चेंज हो गया और शहबाज साहब नहीं आए, मरियम बीबी आई। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब भी 18 जुलाई से 23 जुलाई तक वहाँ पर 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इलेक्शन है 25 जुलाई को, यानी आज से तकरीबन 27 दिन बाद। अब टोटल नशिस्तें हैं 45, यानी जो टोटल इंतखाबी हल्के हैं 45 हैं, और आप वो दीगर जो नशिस्तें होती हैं मखसूस और ये सारी वो मिला के हो जाती हैं 53। इलेक्शन होगा 45 सीट्स पर। इससे पहले टोटल सीट्स 49 थी, अब 53 हो गई हैं। अब ज़रा आपको पिछले जो 2 इलेक्शन हैं उनका रिजल्ट आपकी खिदमत में पेश कर देना, आपको रफ सा आइडिया हो जाए कि क्या होता है। आमतौर पर यही होता है कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, मुजफ्फराबाद में उसी की हुकूमत होती है। तो अब आप ये सुनिए 49 नशिस्तों का नतीजा। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी पाकिस्तान में। तो 2011 के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें ली? 21 नशिस्तें, सबसे बड़ी पार्टी। और नून लीग की नशिस्तें थी उससे आधी, यानी कि 10। बाकी पार्टीज़ की भी डिटेल्स अभी छोड़ देते हैं। फिर 2016 का इलेक्शन पर आइए, तो 2013 में मुस्लिम लीग नून आ गई थी इक़्तिदार में, तो 2016 में वही नतीजा रिफ्लेक्ट किया आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अच्छी खासी नशिस्तें 35 नशिस्तें जीती। याद रहे कि पीपल्स पार्टी ने अपने टाइम में 21 जीती थी, नून ने 35 जीती। और जब नून ने 35 जीती तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जीत सकी सिर्फ 5 सीटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 सीटें। अब देखते हैं कि 25 जुलाई के इलेक्शन में क्या होता है। इससे पहले कुछ अर्से पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था। अभी आप आज़ाद कश्मीर में सुन रहे हैं बिलावल साहब अपने दावे कर रहे हैं, कुछ दावे जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कर रही हैं। लेकिन आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का रिजल्ट बताते हैं। उससे पहले ज़रा आप सुनिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बहुत सारे दावे कि हम गिलगित बल्तिस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इलेक्शन दिन तक गिलगित बल्तिस्तान में रहूंगा, हुकूमत बना के चला जाऊंगा। तीर पे थप्पा दिलवा के पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं, धांधली करने की कोशिश करते हैं। हम किसी को इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत देंगे, 2/3 मेजॉरिटी देंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। ये नवंबर के दावे थे तकरीबन 10 महीने पहले के गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन इसका नतीजा क्या आया? अपोजिशन के दावे बिल्कुल ही बाराबर साबित नहीं हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती 23 नशिस्तें, 23, और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी 5, 23 के मुकाबले में 5 और PMLN 3। अब इंटरेस्टिंग बात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुताल्लिक ये है कि एक तो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आज वहाँ पर पहुँच, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ ये कि PTI को निशाना बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, न सिर्फ ये कि PTI को निशाना बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तवातुर के साथ निशाना बना रहे हैं। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में भी दोनों जमातें थी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन तब ना सिर्फ ये कि हमने ये नहीं देखा कि दोनों एक दूसरे को निशाना बना रहे हो, बल्कि अगर हम दिखा सकें वो मंजर दिखा भी देगा कि किस तरीके से बाकायदा मुलाकात हुई थी, चाय की दावत हुई थी और बड़े अच्छे मनाजिर हमने देखे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ये आप मंजर भी देख सकते हैं। आज़ाद ये एक तरफ इलेक्शन की मुहिम चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी तरफ दोनों लीडरों की मुलाकातें हो रही थी और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को वो मिल भी रहे थे। चूँकि ये मैंने इसलिए क्लिप दिखाया हमने कि अभी ये कहा जा रहा है कि देखिए जनाब इंतखाबी सियासत में तो सब चलता है ना, वो तो होता है ना, तो ये भी इंतखाबी सियासत ही थी, लेकिन तब जो है वो ये माहौल हरगिज़ भी नहीं था। यहाँ तक कि बिलावल साहब तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को
मोदी के यार होने का भी ताना दे रहे हैं। वो ताना है जो पीठ बहादुर से दिया करती है। देखें बिलावल साहब क्या कहते हैं। और आज बिलावल साहब ने ये भी कहा, नवाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि ऑपोजिशन करें इनके साथ, लेकिन वो भी तो बिल्ली ना बने ना, शहर, उन्होंने शहर कह दिया, शेर कहना चाह रहे थे, शेर बने ना, बिल्ली ना बने। और उन्होंने फर्क बताया फिर कि बिल्ली और शेर का फर्क क्या होता है। ये क्या कहा बिलावल साहब? हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, शेर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, जिसके ताने पीटीआई देती है। बिलावल साहब कह रहे थे कि बिल्ली भाग जाती है, शेर अपनी आवाम के दरमियान। नजर इसी से आगाज़ करते हैं, क्या हो रहा है ये। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्पोक्स पर्सन पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया मैडम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे अर्दिल अजीज़ MNA जनाब सदाकत अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नबील गबोल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अज़मा साहिबा, क्या वजह है बिलावल साहब के स्ट्रेट फायर की PMLN पे, जो पै दर पै हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं? बिल्ली, शेर, मोदी, शादी, पता नहीं क्या। शुक्रिया बदामी। बिलावल साहब की हर बात का बहुत बड़ा और जो फैक्ट मौजूद जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमने कई दफा कहा कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम आपको जवाब देकर आपको रेलेवेंट नहीं करेंगे। हाँ, आज मरियम बीवी ने भी किसी एक भी तनकीद का जवाब नहीं दिया बिलावल साहब की, आज भी उन्होंने। देखिए, उनको जरूरत है कि वो PMLN पे बात करें तो शायद वो जो है वो चंद वोट ले सकें, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम करना नहीं चाहते। अब कौन कितनी बिल्ली है, कौन कितना बड़ा शेर है, ये सारी दुनिया को पता है। वो ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर उसके बाद जो है वो चले गए, फिर वो ये हुआ कि जो है वो किस तरह से बिलावल साहब जो है वो बातें करते हुए थक नहीं रहे। मैं नहीं जाना चाहती उस उसके अंदर कि जो डिप्लोमेसी है, खास तौर पर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की पॉलिसी, तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की रही है हमेशा, और उसके लिए वो इस बात पर हमेशा ये वो रखते रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ हालात बेहतर करने चाहिए। उनके साथ क्या बेनजीर साहिबा की मुलाकातें और क्या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुलाकातें नहीं होती रही हैं, हालात बेहतर। और इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी पे गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन लगते रहे। वो एतजाज हसन साहब वजीर दाखिला थे, वो इल्जाम लगा, उन्होंने सिखों की लिस्ट दी है भारत को सारा। मैं जरा नबील भाई से पूछता हूँ ये कि नबील गबोल साहब, ये आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं यही बात जो है वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने कर दी। अगर इल्जामात पे जाएंगे और वो करेंगे तो फिर इल्जामात की एक लंबी लिस्ट हर एक के पास है। मेहरबानी करें, बिलावल साहब को मेरा ख्याल है एक तो अपने नाम का लिहाज रखना चाहिए, दूसरा जिस अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उनके पास मौजूद है, वो कम अज कम उसी का लिहाज कर ले। अदरवाइज फिर ये है कि अगर जवाब देने की बारी आएगी और जवाब देना होगा तो फिर जवाब देना सबको आता है। नहीं है, मैं ठीक है। अब नबील गबोल साहब, मुझे ये भी याद है एक वजीर आजम का भारत के दौरा था, ये भी इल्ज़ाम लगा कि वो इस्लामाबाद के एक मरकजी शारा कश्मीर का भी जो है उसका बोर्ड हटा दिया था सारा कुछ। अब सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता रहा बेनज़ीर साहिबा को। एक मैंने वाक़े का हवाला दिया कि जनाब सिखों की लिस्ट दे दी है भारतीयों को। यानी इन इल्ज़ामात से तो मुझे लगा था कि ऊपर आ गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, कम से कम दो बड़ी जमातों की हद तक, यानी कि दो बड़ी अपोजिशन जमातों की हद तक। ये क्यों बिलावल साहब रोजाना लताड़ हैं, हालांकि वो आपका जवाब भी नहीं दे रहे। आज भी मरियम बीवी ने जवाब ही नहीं दिया कोई बिलावल साहब किसी बात का। क्या हो गया, खैरियत है? वसीम, बात ये है कि देखो, एक तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। हाँ, इसलिए क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। हाँ, और बहुत सोच समझ के हम लोग टॉप शोज में बहुत सोच समझ के हमें बातें करनी चाहिए। वो जलसों में कर रहे हैं सोच समझ के बाद, या ऐसे फायर मार रहे हैं? बात तो सुने ना, बड़ा मासूम शक्ल वाले इंसान मेरी भी बात सुन ले भाई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप चाहते यही हैं कि इस वक्त मैं और उज़्मा बुखारी आपस में लड़े, लेकिन आप हमारी ख्वाहिश को नाकाम बना रहे हैं। तो बड़ा आसान है, आपको पता भी है कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, आपकी साजिश को और आसान हो नाकाम गया ना बना रहे आपके लिए। हैं, क्योंकि जो मासूमाना चेहरे के पीछे जो चेहरा है ना, उसको सब समझते हैं, लेकिन फिर भी मासूम पता नहीं फेस बिहाइंड द केस, पता नहीं क्या। भाई आपके लीडर जलसों में लताड़ है और रोजाना लताड़ है, मैंने सुना दिया। मैं उसकी वजह पूछ रहा हूं आपसे। बात ये है कि देखो, अव्वल तो ये जो जलसे के अंदर बातें हो रही हैं, ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो मैंने दिखाया ना नबील भाई, इलेक्शन तो गिलगित में भी था, तब तो चाय पिला रहे थे आप उनको।
तो गिलगित में हम देखें ना, उस वक्त ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे। ताल्लुकात खराब बिल्कुल हैं अभी इस वक्त। तो नबील भाई, बस आप पीपल्स सलामत रहे, पार्टी आपने के बात कह दी जो मैं सुनना चाह रहा था कि इसका मतलब जब आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, हाँ, जब आप ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आप कहेंगे नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक बाहर गया है, उसके साथ यहाँ ज्यादती हो रही थी। और जैसे ताल्लुकात खराब होंगे आप कहेंगे बिल्ली की तरह भाग गया। यानी उसूली स्टैंड नहीं है, ताल्लुकात के हिसाब से बयान चेंज होंगे। नहीं, अभी आप मुझे भी बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने दूसरों को सुना है मुझे भी सुने ना। अब बात ये है कि देखें, इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप अपने सियासी मुखालफिन को फूल का गुलदस्ता तो नहीं देंगे ना। और हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई से नहीं है, हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा वोट बैंक है और पीपल्स पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। हमें उनका वोट बैंक तोड़ना है। और वो जो आज मरियम साहिबा ने बात की कि मेरे जिस्म में जो खून है वो कश्मीरी है, क्योंकि मेरे वालिद और वालदा दोनों कश्मीरी है। तो अच्छी बात है। मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने कहा नहीं, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। लेकिन बात यह है कि पीटीआई तो देखें, पिछले इलेक्शन में पीटीआई को 3 वोट, जैसे आपने कहा 3 सीटें मिली थी। अभी अगर पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए मेरे ख्याल में 25 से ऊपर सीटें चाहिए। टोटल 53 वाला जो है 25 में अचानक जाएगा, 25 में अचानक जाएगा तो लोग फिर कहेंगे कि ये आरटीएस वाला इलेक्शन नहीं ना नबील तो भाई, फिर मैं ये सदाकत भाई से पूछ लेते हैं इस बात का जवाब। लेकिन यह है ना, होता हमेशा है कि इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद साथ साथ चलता है भाई। देखिए ना, पीपल्स पार्टी 2011 में होता है, पीपल्स पार्टी 2011 में थी 21, होता है 2016 में आई 5, होता है। लेकिन नून लीग 11 में थी 10, नून लीग ने 10 से जब मारी 35। तो ऐसे होता है ना, ये तो इस्लामाबाद के साथ साथ चलता है आजाद होता है। लेकिन डस्का में क्या हुआ था? डस्का भी आप इलेक्शन देखो ना, आप पंजाब में हुकूमत पीटीआई की थी। ये डस्का को चले छोड़े, 10 बाय इलेक्शंस हुए हैं। 10 बाय इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट हारी है। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा ये सदाकत भाई से पूछते हैं। ठीक है सदाकत भाई, बताए भाई। वो कहते हैं आपके पास पिछले इलेक्शन में सीटें थी 3, अब आपको जीतने के लिए अगर 25 चाहिए तो 3 से जब आप 25 पे जम मारेंगे अगर, तो फिर तो लोग कहेंगे कि फिर हो गया आरटीएस, हो गई गेम। वसीम बहुत शुक्रिया। पिछले से पिछले इलेक्शन में हमारे पास सीट थी 1, हाँ, और उसके बाद होगी 33, तो हम 33 गुना बढ़ गए। ये बात सही है। तो इसका मतलब हमने बहुत लूट मार कर दी थी। और हम तो उस इलेक्शन को धांधली वजह मानते हैं। और शायद खाकान साहब खुद कहते हैं कि हमने धांधली की थी और हम धांधली से जीते थे, उन्होंने खुद माना है टीवी पे आपके सामने। तो इसके बावजूद हम 33 गुना बढ़ गए थे। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इनका मसला दोनों पार्टियों का ये है कि इनकी लीडरशिप इतनी नाबालिग है कि उनको समझ नहीं आ रही क्या बोलते हैं। आपको याद है कि एक वक्त ये कहते थे कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमने कहा था लड़ेंगे, तो इन्होंने लड़ा। इन्होंने कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, हमने कहा था ये लड़ेंगे, इन्होंने लड़ा। ये कहते थे हम इस्तीफा देंगे, हमने कहा था नहीं देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा था हमें इस्तीफा हमसे लेंगे, वो भी नहीं ले सके। इन्होंने कहा था 30 दिसंबर को आरिया पार हो जाएंगे, हमने कहा नहीं होगा। एक्सटेंशन के लिए मरियम साहब कहती थी पीटीएम, सुने मरियम साहब कहती थी पीटीएम में लड़ाई होगी। हाँ, हमने कहा था लड़ाई होगी, वो लड़ाई हुई है, साबित होगी। मुझे इन्होंने कहा था ये जीपी इलेक्शन में हम वो पता नहीं भारी अक्सी से जीत रहे हैं, हमने कहा था ये मुंह के बल गिरेंगे, ये गिरे। इन दोनों की, बिलावल साहब ने कहा था एक लात मारूंगा हुकूमत टूट जाएगी। ये अब आप क्या कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में क्या होगा? इन दोनों बच्चों की एक बात बता दें, 1 साल में जिस पे ये कायम हुए। आज ये कभी आप नानी कह देते हैं, कभी बच्चे कह देते हैं। सियासत में बात करें ना, मतलब वो कभी आप जिनको आज बच्चे कह रहे हैं, कल नानी। बच्चे से मेरा मुराद है कि दोनों पार्टी के फर्जंद और एक इनसे पूछते हैं बच्चे या नानी, तो ये बताएं। वो डिसाइड कर रहे हैं अभी, मेरा ख्याल है। नहीं चले, मैं बच्चे इसका सेंस कह रहा हूँ। एक जरदारी साहब के बेटे हैं, दूसरे नवाज शरीफ की बेटी है। चलो शुक्र आपने एज कम कर दिया। औलाद सुन लेना, दोनों का सियासत में आने की वजह बच्चा होना है, बेटा होना है, बेटी होना है, मरूसी खानदान का। आजाद कश्मीर में क्या होगा ये बताएं सदाकत भाई, चूंकि आपने मुझे 10 बातें गिनवाई कि हम ये कह रहे थे और ये हो गया, तो आप बताएं आजाद कश्मीर में क्या होगा। फिर मैं एक क्लिप चलाऊंगा आपका 26 आजाद कश्मीर में पीटीआई 2/3 मेजोरिटी से जीत रही है। कल मैं देख रहा था कि नून लीग के बड़े वो उनकी जो क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है कश्मीर की, वो सारे टूट के आ रहे थे। मुझे बताया ना रह क्या गया? लीडर बिलावल साहब कहते हैं बिल्ली बन के भाग गया। बताओ। अच्छा एक और बात, इन्होंने कहा था ये सुने, शहबाज साहब ने कहा था ये बजट है ना,
इस पे ये सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। दीवार तो वो थे, लेकिन शहबाज साहब दीवार के पीछे छुपे हुए थे, बिलावल साहब ढूंढ रहे बंदे किधर है। इनका किसी का कोई ना बयानिया है। ये करप्शन में बेचारे फंसे हुए हैं, 1.5 दर्जन इनके केसेस हैं। ये केस बुक देंगे या क्या सियासत करेंगे? गिलगित में जीते हैं, कल की बात है, पुरानी बात तो नहीं है। अजमा साहब आप हंस रही हैं, वो कह रहे हैं 2/3 जीतेंगे हम। पहले तो केसेस की बात करने से पहले अब चुल्लू भर पानी ढूंढ लिया करें कहीं से। आपने हमारे जो है 27 PMLN के लोगों को जेल में डाला और वो तमाम जो है वो सुरखरू होकर निकल रहे हैं। जो शर्म आ जाए अगर तो एहसन इकबाल का फैसला पढ़ ले जो कल ही आया है। शर्म आ जाए अगर तो ख्वाजा आसिफ का फैसला पढ़ ले जो कल ही आया है। इसके ऊपर खुद आला अदलिया नैतिक किरदार के ऊपर सवाल उठा रही है। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ था इलेक्शन से रात को, कुछ याद है पता नहीं साहब आपको? और जो ये शब खून मार के जो है ये उसके ऊपर दूसरा RTI किस्त नंबर 2 वहां गिलगित बल्तिस्तान में करके बैठे थे। कितने दिनों वहां पर हालात खराब रहे, लोग सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे। जाहिर एहतजाज की एक लिमिट होती है, एहतजाज कर करके भी इंसान थक जाता है जब कुछ सुनने वाला ना हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये कश्मीर है और कश्मीर की एक अपनी हैसियत है। और कश्मीर के अंदर इस वक्त हमारा शेर राजा फारूक हैदर है और वो लड़ना भी जानता है, वो मरना भी जानता है। वहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान की स्टोरी करने की कोशिश भी ना कीजिएगा। क्यों मरवा रहे हो गरीब को? फिर हालात की जिम्मेदारी हमारे बच्चों की, ये मैं अभी कह रही हूँ, ये लिख के रख लीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने क्या कहा था वो छोड़ें। आपने कहा था आप खुदकुशी कर लेंगे, आप IMF पर ही जाएंगे, आपने नहीं की। आपने कहा था कि जो है वो डाकू और चोर होता है जब लोग टैक्स ना दे, आप डाकू और चोर हैं। आपने कहा था कि मैं इतना 1000 टैक्स जो है वो कलेक्ट करके दिखाऊंगा, आपने। चलिए फिर आप अपनी प्रेडिक्शन बताएं ना अजमा बुखारी साहबा। आज हम आजाद कश्मीर इलेक्शन पे बात कर रहे हैं ना। सदाकत भाई कहते हैं हम 2/3 जीत रहे हैं, आप अपनी प्रेडिक्शन बताएं। फिर नबील भाई से पूछो, बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं ना हमारी जो। ओह कनेक्शन जरा रिकनेक्ट कर लें 1 मिनट के लिए आप। हाँ हो गए, रिकनेक्ट हो गया अजमा साहब। हाँ रिया बताएं, आप प्रेडिक्शन बताएं अपनी, क्या नतीजा है आजाद कश्मीर? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ इनका हाल ये है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN की जो है वो टिकटों की लिस्टों का इंतजार करते रहे। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे कश्मीर के अंदर देने के लिए। और अब 1 करोड़ क्या 1 वोट पे दे रहा है अली अमीन गंडापुर की। नजर नहीं आ रहा किसी को? अली अमीन गंडापुर की कल एक फुटेज आई है जिसके अंदर वो बकायदा लिटरली पैसे बांट रहे हैं हाथ से। अब वो किसको बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, ये हमारा काम तो नहीं है पता करने का। जिनका काम पता करने का है उसको होना चाहिए। लेकिन ये इनको बड़ी कान खोल के सुन ले। गिलगित बल्तिस्तान वाली स्टोरी आजाद जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगी, वो कश्मीर है। वरना याद रखिएगा, कोई कश्मीरी इस कश्मीर फरोश को वोट नहीं डाल सकता, ये मेरा ईमान है। अच्छा ठीक है भाई, आपने सुन लिया कान खोल के सदाकत भाई। लेकिन प्रेडिक्शन तो दे अजमा साहबा, फिर मैं कर लूं। मुझे प्रेडिक्शन देने का शौक नहीं है बदामी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की हजूर बड़ी पुरुमीद हूँ और मुझे यकीन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो पता नहीं मुझे कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती। लेकिन PTI की क्या हालत होगी ये आप देखिएगा। चलो देखते। सदाकत आप क्विकली रिस्पॉन्ड करने, फिर नबील भाई की तरफ जाना है। मैंने फिर जी एक ही उन्होंने कोई आज ये सुरखरू होने की बात मैंने सुनी है। इनके 2 मुल्जमान जिन पे चोरी का इल्ज़ाम था वो सुरखरू है। मुझे बता दें वसीम बदामी साहब, ये अगर किसी मुल्ज़म को कहा जाए कि आप जेल की बजाय घर से जाके अपना चोरी का हिसाब दो, वो सुरखरू हो जाता है? कोई फैसला आ गया, कोई उन पे इल्ज़ाम खत्म हो गया। और जिस तरह चोरी के मुल्ज़म थे वैसे के वैसे बात करने देना बीबी, बात तो करने दे। जिस तरह वो चोरी के मुल्ज़िम थे आज वो मेरी मर्जी है ना। ओहो सुन तो लेना, आप अपनी बारी पे बोले, आप मुझे गलत साबित करें ना। देखिए इस तरह नहीं, इस तरह नहीं वसीम साहब, इस तरह नहीं, आप बात करें ना। सदाकत भाई ये इनकी बात सुनो और ये अपनी मुझे जवाब दे, रेफरेंस तक दायर नहीं किया। वसीम साहब अगर मैं अपनी बात कर लूं, मैं इनकी बात में नहीं बोला। जी सर। देखिए नवाज शरीफ वो चोर साबित हो गए, वो बाहर चले गए, ये नहीं साबित हुआ। मैं कहता हूं नहीं साबित हुए, लेकिन चोरी का इल्जाम वैसे का वैसे ही है। ये दोनों चोरी के मुल्जिम हैं कानून के मुताबिक। इन पे सिर्फ ये है कि ये घर से अपना चोरी के इल्जाम का दिफा करेंगे। मुझे बताएं कौन सी बात गलत है? मुझे बताएं। आपका वज़ीर आज़म आपका चोर है, चीनी चोर है, अद्वियात चोर है, बिजली चोर है। ये देख ले, ये इल्जाम है, ये जवाब है ना, ये कोई जवाब, ये कोई जवाब नहीं है। अदालत के फैसले भाई केस है, चोरी के केस है, करप्शन के केस है। इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको मैं कह रही हूँ कि अदालतें कह रही हूँ।
तो भाई नवाज शरीफ के दौर में तो हम थे ही नहीं, वो उन पे चोरी साबित हुई। नवाज शरीफ को अजीजिया केस में सजा हुई, वो चोर साबित हुए, वो आजाद मफरूर है। आजाद कश्मीर आते हैं दोबारा। मुझे बताएं मेरा क्या नबील भाई आप बताएं आपकी पार्टी क्या गुल खिला रही है, बताएं। जो नवाज शरीफ को सजा क्यों हुई है, अपने बड़ों से जाके पूछेंगे, इनके लेवल की बात सजा हुई है, अजीजिया उन पे केस है, चौधरी शुगर मिल उन पे केस है, रमजान शुगर मिल उन पे केस है, एवनफील्ड उन पे केस है, मॉडल टाउन उन पे केस है, जाती उम्रा के साथों का उन पे केस है। मेरा क्या, मुझे क्या पता। इट्स अ मैटर बिटवीन नवाज शरीफ, इट्स अ मैटर बिटवीन नवाज शरीफ, नैब एंड कोर्ट्स। मैं कौन हूं? मैं तो देख रहा हूं कि कोर्ट्स ने उनको सजा दी। दोनों ने दे दिया, अवाम डिसाइड कर लेंगे अवाम की क्या। नबील भाई आपकी पार्टी क्या गुल खिला रही है, बताएं आपकी क्या राय, आजाद कश्मीर में क्या करेंगे आप? देखें, आपने बात बिल्कुल सही कही कि हमेशा ये पिछले 70 साल से यही रहा है कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वही मुजफ्फराबाद में होती है। ये एक ट्रेंड बन चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको तोड़ने की। हमें उम्मीदें बहुत है क्योंकि हमारे जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं। अच्छा। एक दो जलसों में मैं खुद भी मैंने देखा है, बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं जलसों में। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हम तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें इतनी उम्मीदें नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। अच्छा। लेकिन हम इसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अच्छा। हमने गिलगित में भी प्रैक्टिस किया, हमने आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिस किया और हमें पता है अगला साल इलेक्शन का साल है। तो ये एक प्रैक्टिस का जो है हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस हद तक जाएंगे और किस तरह इलेक्शन मैनेज करें। और हमें ये भी पता है कि 2023 में जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो PTI का प्लान क्या है, वो क्या करना चाहती है। ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, ये जो EVM बना रहे हैं, ये जो गैर की वोटर्स को इंदराज कर रहे हैं, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन आपको पता है कि जो आदमी सोचता है, जो प्लान करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है कामयाब हो। अच्छा। जरूरी नहीं है कि आप टारगेट पे ही आप बैठे। हमारा प्लान ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट उठाएं, लेकिन हमें इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि हम वहां पर जो है हुकूमत नहीं बना सकते हैं। अच्छा, या नहीं बना पाएंगे। चले बड़ा आपने बड़ा ऑनेस्ट बड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तज्जिया कर दिया। और ठीक है कि भाई हम एक अपनी इंतखाबी मश्क कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे जो है वो वर्ल्ड कप तो आगे पड़ा हुआ है ना, ये तो एक सीरीज है, आगे वर्ल्ड कप है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो लेकिन से सदाकत भाई आपके जो मिनिस्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, ये नहीं कोई ये इलेक्शन कमीशन के रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, और वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं मनसूबों की, 1 वोट पे 1 करोड़ की लीड पर वज़ीर आज़म साहब भी जाए। ठीक है, इसमें मसला नहीं है सदाकत भाई। वसीम साहब, जो इलेक्शन उनका जो इलेक्शन एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का MNA MPA वहाँ जा सकते हैं, वजीर जा सकते हैं। तो नहीं, और ये कि जनाब टैक्स पेयर मनी है ना, तो ये जनाब कि 1 वोट पे 1 करोड़ की लीड और ये और वो सारा ठीक है, ये सारा बस जाहिर है गंडापुर साहब या कोई भी अपनी जेब से तो नहीं देगा ना पैसे। सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सिटिंग सुने ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो मंसूबे ऐलान कर रही है, और अगर वो दोबारा किसी तरह जीत के आ जाते हैं तो क्या ये अनफेयर है? इलेक्शन से पहले तो कोई किसी को पैसे तो नहीं दिए ना, कमिटमेंट कर रहे हैं, और कमिटमेंट का तो इलेक्शन वादे तो करते हैं, और वो इलेक्शन नॉर्म्स के बिल्कुल मुताबिक है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि GB में धांधली हुई, धांधली 2013 में हुई थी, तो हमने आवाम निकाली थी, धरना दिया था और उसका ऑडिट कराया था। आप में अगर कोई जरूरत थी तो आप वहाँ 4 दिन सर्दी में बैठते ना, पता लगता कि इलेक्शन क्या होता है और अवामी सपोर्ट क्या होती है। आप तो वहाँ से भाग ही गए। अगर धांधली होती है तो आप उसको फाइट करते, आप पॉलिटिकल पार्टी थे। आप तो हर जगह से भागते हैं, यहाँ भी भाग जाते हैं, उधर भी भाग जाते हैं, जो बजट था उसमें भी आप भाग गए, कोर्टों से भी भाग गए, सारा कुछ भागने वाला काम तो नहीं है ना। इसलिए बिलावल साहब आपको बिल्ली मरियम बीबी ने कहा था कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो हम नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे, अगर हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में ये सारा कुछ हुआ तो। लेकिन नबील भाई आप बता दें, आपका सियासी किसी बात उनकी एक बात पे भी खड़े नहीं होते तो लोग कैसे इनको सपोर्ट करें। बाकी पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया कि वो अपना थीसिस लिखेंगे इस इलेक्शन में। मैं आता हूं एक नबील भाई सियासी मुखालिफ आप लोगों के अभी नून लीग और PTI दोनों है, या PTI ही असल हदफ है, क्या है? जरा पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी से बता देना थोड़ी सी हमें। नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम ज़ाहिर PTI को भी अपना मुखालफिन और नून को भी समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन में अब हम जाके ये तो नहीं बोले जो बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, हमने COD भी साइन किया था। ज़ाहिर है हमारा इलेक्शन फाइट होगा तो इन दोनों के साथ होगा। तो लेकिन हम आज़ाद कश्मीर मैंने आपको बताया कि एक ठीक है हमारा प्रैक्टिस होगा, हम आएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस पंजाब होगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के फौरी बाद
चेयरमैन बिलावल ने ये तय किया कि वो पंजाब में बैठेंगे और पंजाब को मेन फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला अगेन वहां पंजाब में हम समझते हैं कि पार्टी पंजाब नहीं जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो मुकाबला ही वो सदाकत साहब और आजमा साहबा की पार्टी का है। अभी कितना 450 का ईमान है, उसमें आपकी 6 सीटें, 6 8 होंगी अगर मैं सही याद। आजमा साहब आप मेंबर है पंजाब के, आप साथ हैं, वो डिवाइड हो रहा है। वसीम हैं क्या कह रहे हैं? वसीम हमारा मुखालिफ वोट डिवाइड हो रहा है। देखिए वो खुश हो रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, पीटीआई हमारा मुखालिफ वोट डिवाइड हो रहा है। पीटीआई मैं नहीं समझता हूं कि पीटीआई जो है वो दोबारा 2018 जैसी खुशनसीबी उनको मिलेगी। लेकिन नबील भाई आपने इस प्रोग्राम में शुरू में लॉजिक दी कि पीटीआई की 3 सीटें दी, 3 से 25 पर जाएंगे तो लोगों को शक होगा। अब पंजाब में 450 के ईमान में आपकी 7 सीटें हैं, आप 7 से कितने पे चले जाएंगे? आप क्या 7 से 350 पे चले जाएंगे? देखें मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों जब आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ लाहौर में बैठे तो उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो साउथ पंजाब के इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई है, चाहे वो आप मंजूर भट्टो की सूरत में ले लें या खोसो फैमिली है या लगारी फैमिली है या अगेन चौधरी बरादरान है, उनसे जो बातचीत हुई है। और अब हम चेयरमैन बिलावल को ये टास्क दिया गया कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जलसा करेंगे। आप देखें लोगों का जो सोच है ना या उनकी जो चॉइस है वो भी बड़े सोच समझ के फैसला। पीटीआई को किस बात का वोट देंगे? वो पीटीआई का इस बात का वोट देंगे कि इतनी महंगाई उन्होंने की है, अच्छाई क्या की है उन्होंने, अच्छा काम कौन सा किया है? तो अगेन फिर मैं पीटीआई को एक साइड पे रखता हूं। अब मुकाबला हमारा है मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इसमें तैयारी पकड़ो, आजमा साहब पीपल्स पार्टी आ गई है, ताजा खबर आई है पंजाब में पीपल्स पार्टी आई है। सबसे पॉपुलर पार्टी है तो हमारा मुकाबला उनके साथ होगा। तो फिर उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पंजाब में किसको अपना मध्य मुकाबले तस्वर करती है आजमा साहबा? पीपल्स पार्टी, ये नबील भाई की पार्टी को या सदाकत भाई की पार्टी को? भाई 100 बिस्मिल्लाह, जो मर्जी आए, हमें तो मुकाबला ही करना है। और ये जो इस वक्त बड़े शहनशाह बने हुए हैं ना, ये दुआएं दें आरटीएस को, ये दुआएं दें साकिब निसार को, उसके डिक्लेयर किए हुए सादिक और अमीन को, इनको वोट डालेंगे माफियाज, इनको वोट डालेंगे चीनी वाले, इनको वोट डालेंगे ये सब लोग, इनको आम आदमी तो वोट डालने जरा, और ना इनको वोट पड़ेगा। जो गिलगित बल्तिस्तान की बात है, गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो शेलिंग हुई, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है बहुत लंबे चौड़े प्रोटेस्ट किए लोगों ने। तो वो जा रहे हैं, इनको आता है इनके सदाकत साहब की अपने हल्के में भी 2018 के इलेक्शन के बाद जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे और वो हुआ था, लेकिन जाहिर है उसकी एक लिमिट और एक तरीका होता है। मैं जो यहाँ पे दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात का ड्रामा हो रहा है, अब आप इससे देख लीजिए कि जो कश्मीर और जीबी का इलेक्शन नहीं छोड़ सकते और उसके ऊपर ये फेयर इंतखाबात नहीं कराते, आपका ख्याल है वो पाकिस्तान का फेयर इंतखाब करा देंगे? और अभी आपने नादरा में कुछ अपॉइंटमेंट देखी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, और इंतखाबी इस्लाहात के अंदर ये भी आपको पता चल गया होगा कि लिस्टें जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दी जा रही हैं। तो ये कुछ डॉट्स मिलाइए तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। चलो जी कंक्लूड करते हैं। अच्छी है, हमें भी सारी कहानी समझ में आती है, इसीलिए हम समझते हैं कि ये सदा का चोर, एक दफा का चोर सदा का चोर होता है। वो बेशक ज़कात खा के चोरी करके हो, वो फॉरेन फंडिंग की जो है वो खा के चोरी करके हो, वो जितना भी चोर हो, वो चोर होता है। फिर वो चोर जो है वो अपने माफिया को पालता है, वो एनआरओ नहीं दूंगा, वो आज जो है वो जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को जो है उनकी बरहून में मिलना चाहिए इमरान खान। अब आज ठीक है अब मैं जरा इसको कंक्लूड करता हूं, जैसे 2/3 मेजॉरिटी लेके आए हैं। सही नबील भाई कंक्लूड करते हैं। पकड़ कभी दूसरे का घुटना पकड़। नबील भाई आप ये बता दें क्या कर लेंगे अगर इलेक्शन के नतीजे आपकी मर्जी के मुताबिक ना भी है? चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा धांधली भी है और बिलावल साहब ने कहा मैं यहीं बैठा हूं, वज़ीर आला बनवा के जाऊंगा, लेकिन वो उसके बगैर वापस आ गए वज़ीर आला बनवाए बगैर। देखो ये बात एक ये बात भी रिकॉर्ड की, अच्छा कि आपने मुझे याद करा लिया जीबी के इलेक्शन के हवाले से। ये बात भी रिकॉर्ड की है कि जीबी के अंदर हमेशा बड़ी कन्विंसिंगली हर हुकूमत जो है फेडरल हुकूमत अपनी हुकूमत बना लेती थी। ये इनको 17 सीटें मिली, इनको 5 फिर इकट्ठे करने पड़े। ये बात सही है कि इनको निस्बतन कम मिली। सही, मैं आखिरी जुमला नबील ब्रेक ठीक नबील भाई बता दें क्या कर लेंगे भाई? आप लोग कह रहे थे भाई हम सीधा शारा दस्तूर पर बताएं नबील भाई, बैठेंगे फिर ये जाने और हम जाने तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी। ओके ठीक है जनाब नबील साहब फाइनल वर्ड।
मैं फाइनल वर्ड यही कहूंगा कि अगर मुस्लिम लीग नून निकलती है बाहर, तहरीक चलाएगी, तो हम भी साथ ही तहरीक चलाएंगे। और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वापस लाहौर आकर बैठ जाएगी तो फिर जाहिर है हम अकेले नहीं चलाएंगे। आप लोग बोलते हो फिर चले तो हम भी चलाएंगे। हमने तो कभी नहीं कहा था बोल साहब कि हम अकेले नहीं चलाएंगे, आप चलाएं, आपको किसने रोका है? आप हमारा कंधा क्यों ढूंढते हैं? नहीं, हम आपका कंधा नहीं ढूंढ रहे, हम देखना चाह रहे हैं कि आप तहरीक चलाओगे या नहीं चलाओगे। वसीम, आपने पीडीएम में लड़ाई हम देखना चाह रहे हैं कि आप तहरीक चलाओगे या नहीं चलाओगे। भाई लेकिन चले, आपसे पूछ के नहीं करना, आपसे हमने पूछा था पीडीएम के अंदर, आप नहीं, वसीम बदामी, आपने देखिए पीडीएम ना, में लड़ाई करवा दी। हम तो आपको सपोर्ट दे रहे हैं ना, हम तो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपके रस्ते हमारे अब विदा हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो आप अपनी राह, हम अपनी राह। भाई ठीक है ना नबील भाई, वो कह रही है कि भाई आपको तहरीक चलानी है चलाओ, ये क्या बात है कि नून चलाएगी तो हम साथ खड़े होंगे, आप चला लें, मतलब को मना किया आपको? देखिए हमने कोई फैसला नहीं किया कि इलेक्शन हरवाने के बाद हमें जो है हम कोई तहरीक चलाएंगे, लेकिन बात की बात बाद में देखी जाएगी। बाद में अगर हम फाइनल वर्ड आप बता दें। हमने एक बात कही कि फाइनल ये कि भाई ने कहा कि पंजाब में हमें लोग क्यों वोट देंगे, नबील भाई जरा हम उनके साथ बैठेंगे तो साथ वाले सड़क पे बैठ पंजाब और केपी में, सुने, पंजाब और केपी में इसलिए वोट देंगे, हमने पंजाब और केपी के तमाम शहरियों को, हर खानदान को 10-10 लाख रुपए की उनको हेल्थ कार्ड पकड़ा दिया है। हमारी जो ज़राअत के लोग हैं उनको हमने 1100 अरब रुपए का फायदा दिया है। हमने जो मुस्लिम लीग नून ने 5 साल एक्सपोर्ट को डुबो दिया था, हमने पाकिस्तान की तारीखी एक्सपोर्ट बढ़ा दिया और तारीखी कर दिया है। हमने टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है, हमने रेमिटेंसेस बढ़ा दिए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। पाकिस्तान में कोविड जो है वो दुनिया में 3 नंबर पे बेस्ट उसको हैंडल किया। हमने जो एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए 40 लाख गरीबों को हम कर्जे बिला सूद दे रहे हैं। और शफाफियत की एक एग्जांपल है। आपने एक बड़ा अच्छी बात की कि चोर हमेशा चोर होता है और जो चोरी नहीं करता लोग उसको वोट देते हैं। आपकी पार्टियां खत्म हो रही हैं, हम उभर रहे हैं। आप कह रहे हैं इन वजूहात की वजह से आपको वोट पड़ेगा। वोट दे रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान पूरी मुस्लिम उम्मा का सफीर बन के सामने आया। कश्मीर का मसला जिस तरह इमरान खान ने उठाया शायद किसी और ने नहीं उठाया, लिहाजा हमें कश्मीर में भी इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेके आपको दिखाएंगे। जैसे आपकी बातें गलत साबित हुई जीबी में, कश्मीर में भी 17 दिन रह गए। मैं नबील साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम तस्लीम करके नून लीग को तस्लीम ही नहीं करती। ये अच्छी पीटीआई को पीपल्स पार्टी उतनी बुरी नहीं लग रही वैसे आजकल जितनी नून लीग लग रही है, इसका आपने मुजाहरा देखा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक और बड़े अहम और बहुत एक ऐसा इशू जिसने सबको हिला के रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। मुझे एक वीडियोस का जो एक पूरा कुछ वीडियो थे जो कि इंटरनेट पे वायरल हुई हैं उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से, उसके से बात करते हैं ब्रेक के बाद। कुछ वीडियोस के जिन्होंने सबको हिला के रखा हुआ है, जिनको मुकम्मल तौर पे देखना भी मुश्किल है और देखने के बाद आपका खून खौल रहा होता है कि और उस बंदे के जिसका नाम उस्मान है उसके कॉन्फिडेंस को देख के जब मज़ीद खून खौल रहा होता है कि उसको कितना यकीन है, यानी कि न सिर्फ ये कि वो ये जुर्म करते हुए जिसमें वो एक कपल को अपने तौर पर पकड़ता है, मुबैना तौर पर उसका अपना जो गेस्ट हाउस था वहाँ पर वो उनको पहले पकड़ता है प्लान तरीके से, और फिर उसके बाद जो उसमें खातून है को इसरार करता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है, गालियाँ देता है, सब कुछ करता है। न सिर्फ ये, यानी होना तो उल्टा चाहिए कि ये करते वक्त उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि कोई मुझे देख ना ले, मेरी कोई वीडियो ना बन जाए कहीं। यानी वीडियो तो खैर बहुत ही आखिरी की चीज़ है, कोई मुझे देख ना ले ताकि ये ना हो कि कल को मैं पकड़ा जाऊँ। लेकिन इतना उसको कॉन्फिडेंस है और हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम है उसको देख के ठीक कॉन्फिडेंस है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि है हमारा निज़ाम ऐसा कि इस बार बंदे की ज़मानत हो जाती है, जो कोर्ट में खड़ा रह के कहता है कि मैंने किया, बाद में फिर उस तरह केस चलता रहता है। तो आप कॉन्फिडेंस देखें कि वो खुद वीडियो ऑन करके कैमरे की तरफ देख के कहता है कि हाँ ये और वो सारी गलीज़ बातें जो कि मैं इस वक्त नहीं दोहरा सकता। और बल्कि मैं एक दरख्वास्त ये भी करूँगा सारे देखने वालों से भी कि उन वीडियोज़ को कम अज़ कम, अगर आपके पास उन वीडियोज़ का वो वर्जन नहीं है कि जिसमें चेहरे ब्लर हों, तो फिर उन वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड भी ना करें। कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं हो जाने वाला, या कम से कम अपने तौर पे उन फेसेस को ब्लर करके फिर आगे फॉरवर्ड करें। बहरहाल अब ये शख्स पकड़ा गया है और अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि ये जो मुतासरा फरीक है, यानी ये जो कपल है जिसके बारे में इत्तला आई कि दे गॉट मैरिड लेटर ऑन, उनकी बाद में शादी हो गई,
इन्होंने केस का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन में मौजूद है डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद साहब। जरा उनसे समझ कि ये इससे क्या मदद मिलेगी। और ये अफजाल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बदामी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये किस तरह इनको राजी कर पाए, यानी कि आगे केस में ताउन करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पे लोग बहुत झिझकते हैं और ठीक झिझकते हैं कि वो कहते हैं कि और मजीद अजीब व गरीब किस्म के सवालात होंगे अदालत में भी, मीडिया में भी, और होना तो कुछ है नहीं। तो अब ये आगे ताउन करेंगे, ये पहला सवाल। और दूसरा है कि इससे केस में क्या मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, हम उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कायल करने में कामयाब हुए हैं कि हम उन्हें ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। अच्छा। और उनके साथ जो ये जुल्म और ज्यादती हुई है, जो ये शर्मनाक वाकया हुआ है, इसमें हम उनके साथ खड़े होंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने तफ्तीश में शमूलियत पे अपनी आमादगी जाहिर की है। और डेफिनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में विक्टिम्स वही हैं। हाँ। और उनके बयानात बड़े इम्पोर्टेंट होंगे, बड़े क्रूशल होंगे। जो आगे ट्रायल चलेगा इस केस का, उसमें जब हम सारी एविडेंसेस ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे तो उसमें इनके बयानात, इनके तमाम चीजें ये बड़ी क्रूशल होंगी आगे इनको सजा तक। आप जरा कॉन्फिडेंट हैं कि ये केस मैं ज़्यादा बड़ी बात हम नहीं करें अपने निज़ाम को देखते हुए, लेकिन यानी इस डेवलपमेंट के बाद और बाकी जो भी होमवर्क है, ये इतना तगड़ा हो गया है केस कि आपको ये डरना हो कि फ़ौरन इसकी जमानत ना हो जाए, फिर वो हमारे मुंह पे तमाचा मारता हुआ बाहर ना है विक्ट्री का निशान बनाते हुए कि ओके। देखिए बदामी साहब, हम इसमें अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। हमने इस केस को बड़ा हाई प्रोफाइल समझते हुए, और डेफिनेटली ये है भी, हमने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसको एसएसपी रैंक के एक ऑफिसर हेड कर रहे हैं। और हम तमाम एविडेंसेस इकट्ठी कर रहे हैं। प्रोमिनेंट लॉयर से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं। बाकी भी जो कानून समझने वाले लोग हैं कि हमने एविडेंस किस तरह बनानी है, और सारी हम इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त इस मुकदमे में जो मुद्दई है वो रियासत पाकिस्तान है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ है, और जब गिरफ्तार होता है तब भी ये माशाल्लाह वीडियो बनाता है, और उस वीडियो को भी वो लीक करता है कि जी मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, मेरी जमानत हो जाएगी। मसला नहीं, पर होती भी है जमानत, और इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। ये पहले किस किस्म के मुकदमात में गिरफ्तार हुआ है? ऐसा ही कोई केस था या वो कुछ और मामला था? जी हम उसके केसेस निकाल रहे हैं। जो एक केस इस वक्त हमारे सामने है वो इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन सिहाला का केस है। ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस था, और इस केस में इसकी ये बेल हुई थी। और बाकी भी हम केसेस निकाल रहे हैं। हमारे साथ का डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है, उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ भी इसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जुड़वा शहर हैं दोनों, तो वो भी हमें उसका सारा रिकॉर्ड दिया जाए। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अफजाल साहब, ये मामला वैसा ही है जैसा कि मशहूर है कि इसकी एक प्रॉपर्टी थी, गेस्ट हाउस वगैरह था, और वहाँ पर हिडन कैम्स वगैरह, और उसके बाद फिर कपल्स को ब्लैकमेल करना और उनको मजबूर करना, ये ऐसा ही है मामला? देखें बदामी साहब, ये अभी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं, और अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है यहाँ अभी इस वक्त शेयर करना शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि केस में आगे कोर्ट में भी जाना है। जी जी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। और आप उतनी मालूमात शेयर करें जितनी इस वक्त शेयर करना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह इसमें? और इसमें प्रिसाइसली स्पीकिंग दफात क्या लगेंगी, इस पे क्या होगा? दफात इसमें देखें, हमने सबसे इम्पोर्टेंट दफा तो इसमें 354A है, विच इज असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन एंड स्ट्राइपिंग हर ऑफ हर क्लोथ्स। और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर। अच्छा। इसके अलावा फिर हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की दफात इसमें शामिल की हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है जो उनको रोका गया है। और एक दफा इसमें है कि टू कॉज एन इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो ये दफात हैं जो इस केस में शामिल की गई हैं, और एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। मजीद अगर कोई एविडेंस इस चीज में आती है तो कुछ दफात मजीद इसमें शामिल और भी की जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे जुल्म बच्चे जन रहा है कूच ओ बाज़ार में, तो अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ये एक टेस्ट केस है, एक ट्रायल केस है। चूँकि अक्सर ही होता रहा है कि तरजीहात अनफॉर्चुनेटली कभी टीवी के टिकट्स और कभी कुछ डैम बनाना और ये सारा हो जाता है। ये इस तरह के केसेस को यकीन पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
और जाते जाते क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ अब से कुछ देर पहले एक बड़ा हादसा हुआ है, और वो हादसा ये हुआ है कि खुद इंग्लैंड के जो कमेंटेटर नासिर हुसैन की बुक के मुताबिक ये इंग्लैंड की ए तो नहीं, ऑफकोर्स इंग्लैंड की बी नहीं, इंग्लैंड की सी क्रिकेट टीम है कि जिसने पाकिस्तान को ऐसे हराया है, एक तरफा मुकाबले में हराया है, 9 विकेटों से हराया है, आसानी से हराया है, 1 साइडेड हराया है। और मामला ये था कि इस मैच से पहले ही इंग्लैंड की साइड के 7 लोगों में चूंकि कोरोना डिटेक्ट हुआ था, उसमें मैनेजमेंट के और टीम के दोनों के लोग थे, तो दुनिया क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि किसी मैच से कुछ थोड़ी देर या कुछ दिनों पहले पूरी की पूरी टीम तब्दील हो गई, पूरे का पूरा नया स्क्वाड आया, और जो 18 रुकनी नई इंग्लैंड की टीम का ऐलान किया गया, उस 18 में से 9 अफराद ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में आज तक एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला। फिर इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों का मैच से पहले ऐलान हुआ, और आज जिस टीम ने पाकिस्तान को हराया है उस टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे थे, जहां 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में एक भी वनडे इंटरनेशनल आज से पहले नहीं खेला था। लेकिन उस टीम ने पाकिस्तान को इस अंदाज से हराया है कि पाकिस्तान ने 141 रन बनाए, जिसको 21 ओवर्स में 22 ओवर्स में 21.5 ओवर्स में बासानी हदफ पूरा किया इंग्लैंड ने, और 9 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी। मैं जाते जाते मुंतज़िर थे कि हमें सिंध के गवर्नर जनाब इमरान ज्वाइन करें, और उनसे चाहेंगे उनका बड़ा कीमती ओपिनियन इस हवाले से ले लें कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कराची से खबर आई है कि पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। आमतौर पर रीत ये होती है कि कोई सियासी शख्सियत नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर पीटीआई किस तरह रिएक्ट करेगी, या गवर्नर सिंह क्या राय रखते हैं, उनसे पूछने जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम गवर्नर सिंह साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, अगर वो सामने से ये कहें कि ठीक है ये रीत नहीं है, लेकिन ये आइन की कहाँ लिखा है कि आप किसी सियासी शख्सियत को नहीं बना सकते एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप क्या कहिएगा? वसीम, बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम हमारा कि हमारे साथ इनका कमिटमेंट था। जो वजीर आजम साहब आए थे यहाँ पर कराची तशरीफ लाए थे, इसमें वजीर आला भी थे, और हमारी उनसे कमिटमेंट हुई थी। यहाँ फौजी अफसरान भी मौजूद थे, कोर कमांडर मौजूद थे, और यहाँ पर बात हुई थी जब 1.1 ट्रिलियन रुपीस का हम दे रहे थे पैकेज कराची ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसमें सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा था, वफाक का बड़ा हिस्सा था, सिंध गवर्नमेंट का छोटा हिस्सा था, लेकिन उसमें तय ये हो गया था कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाएंगे वो नंबर 1 एक दूसरे की मुशावरत से लगाएंगे। अच्छा। नंबर 2 उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो सियासी नहीं होगा किसी सूरत भी। ओके। और नंबर 3 उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा खातिर तजुर्बा होगा। उसके बाद बड़ी ड्यू डिलिब्रेशन के साथ हमने पीपल्स पार्टी ने और हमने बैठ के ये फैसला किया था कि हम इफ्तिखार शिलवानी साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, और उनको पावर इख्तियारात भी दिए जाएंगे। उनको वसीम अख्तर की तरह का एक पपेट मेयर नहीं बनाया जाएगा। हालांकि 140A के तहत इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, राइट, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द मेयर, और वही पावर्स अब एक्सरसाइज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची। तो जब हमने इफ्तिखार शिलवानी के ऊपर इत्तेफाक किया था तो सारी तमाम लोगों ने, ऑल स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल थे। कोई ये नहीं कह सकता कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि सबकी मौजूदगी में फैसला हुआ था कि नया एडमिनिस्ट्रेटर, चूंकि 1100 इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर का कलीदी किरदार होगा, तो वो हमारी मुशावरत से लगाया जाएगा। फिर क्या आपको अचानक आज खबर मिली कि मुर्तज़ा वहाब साहब आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज देखी। मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब ना कॉम्पिटेंट, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रन कराची एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 1। नंबर 2 कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, ही इज बायस्ड, ही इज विद पीपल्स पार्टी, ही इज नॉट न्यूट्रल एट ऑल। और नंबर 3 उनका कोई तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन। सर आपने सीएम सिंध को कम्युनिकेट किया अपनी रिजर्वेशन? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है he is on his way to US, और वो मैं उनको खत लिखूंगा इस पे। कल मेरा इरादा है कि मैं उनको इस पे खत लिखूं और उनको हर चीज से आगाह करूं, उनके जो वादे थे उससे आगाह करूं। यहाँ पर बहुत बड़ी उसमें फैसला हुआ था बैठक में, जिसमें वजीर आजम थे, अस्करी क़यादत थी, सिविल क़यादत थी, सोशल सोसाइटी के मेंबर्स थे, और उसमें बैठ के फैसला हुआ था कि ये इसी तरह से चलेगा। मुशावरत, थैंक यू सर, मुशावरत से लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।